नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत ने आज पूरी देश की राजनीति को एक तरह से झकझोर दिया और खास तौर पर बीजेपी को खास तौर पर झकझोरा है। महापंचायत के आयोजकों का तो दावा है कि कम से कम 10 लाख लोग मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में हिस्सा लेने आए थे। अगर इसे हम बड़ा दावा माने और इसकी संख्या को आधी भी कर दें, अगर 4-5 लाख लोग भी इकट्ठे हुए थे, तो ये बहुत बड़ी रैली थी और हम कह सकते हैं पिछले कई दशकों में आयोजित ये सबसे बड़ा सम्मेलन था, महारैला था। और ये हाल तो तब है जब बीजेपी की सरकारों ने जगह-जगह इस महापंचायत में जाने वालों को रोका, बाधाएं खड़ी की और तमाम तरह के हथकंडे आजमाए। इस महापंचायत के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत भी करेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले हम मीडिया की भूमिका के बारे में 2 शब्द आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिसने इस पूरी ऐतिहासिक घटना को तकरीबन ब्लैकआउट कर दिया। इक्का-दुक्का चैनलों ने इसे दिखाया, इक्का-दुक्का चैनलों ने नाम के लिए दिखाया और बाकी ने इसे दिखाना ज़रूर नहीं समझा या उसे नकारात्मक ढंग से पेश करने में लगे रहे। ये एक पत्रकारिता के लिहाज से अगर कहा जाए तो एक शर्मनाक दिन था भारतीय पत्रकारिता के लिए। अब आता हूँ कि खास-खास बिंदु मैं आपको बता दूं ताकि फिर चर्चा में एक बैकग्राउंड के तौर पर आपके सामने रहेगा। पहला तो ये कि इस आंदोलन, इस महासम्मेलन ने साफ-साफ कह दिया कि अब किसान आंदोलन वोट पर चोट करेगा। मिशन यूपी उत्तराखंड का खुलकर ऐलान किया गया और ये भी कहा किया गया कि अब हर जिले में रैलियां होंगी, रैलियों का दौर चलेगा और मोदी और योगी की कंस्टिट्यूंसी में तो खास तौर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इस रैली में, इस महापंचायत में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के सम्मिलित नारों ने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करने की कोशिश की है। जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में बांटने की कोशिश हुई थी, उसके बाद जो विभाजन हुआ था, नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी, उसको पाटने की एक बड़ी कोशिश हुई है। इसने जता दिया है कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए अब कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं रह गई है। टिकैत ने खुलेआम कह दिया है कि ये लोग दंगा करवाने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन हमें जोड़ना है। चौथी बात, इसने किसान आंदोलन में एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार किया है और किसानों को नए आत्मविश्वास से भर दिया, क्योंकि 9 महीने के आंदोलन से आप जानते ही हैं, थकावट भी आती है, थोड़ी निराशा भी आती है। हालांकि किसान आंदोलनकारी इससे इनकार करते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है। अब लेकिन इस महापंचायत में जिस तरह से रिस्पांस मिला है, उसने फिर से जोश उसमें भर दिया है। 5वीं बात कि महापंचायत ने शायद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल को, राजनीतिक माहौल को बीजेपी के विरोध का बना दिया है। आपको पता है कि पिछले चुनाव में उसने यहाँ 148 में से 135 सीटें जीती थी और अब ये कहा जाने लगा है कि शायद इसमें से 1/3 सीटें भी वो बचा नहीं पाएगी। इस महापंचायत का असर प्रदेश के इसी हिस्से तक सीमित रहेगा, ये मान लेना भी गलत होगा, क्योंकि इतनी बड़ी महापंचायत है कि इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और कहीं ना कहीं इसका असर शुरू हो जाएगा। 7वां बिंदु है कि इस आंदोलन में, इस महापंचायत में मोदी शाह की तो आलोचना हुई ही है, लेकिन अंबानी और अडानी का नाम लेकर भी खुलकर उन पर निशाने साधे गए हैं और ये तक कहा गया है कि ये सरकार उनको देश बेच रही है, देश बेचने का काम चल रहा है। इसका एक मतलब ये निकलता है कि यह आंदोलन अब खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका आधार और ब्रॉड बेस्ड हो गया। बहुत सारे मुद्दे और जुड़ गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह का चर्चा भी इस महापंचायत में हुआ। तो एक तरह से ये एक बड़ी आर्थिक आजादी का आंदोलन भी बनता जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से आज की रैली के बिंदु हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने नजरिए से इस पूरे महापंचायत को देखा होगा, उसका एनालिसिस किया होगा। तो अब सीधे उनके पास चलते हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, उसके क्या अर्थ निकाले, उन पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं किसानों के बारे में लगातार बात करने वाले किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह जी। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, शरद प्रधान जी हैं, शरद गुप्ता जी हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं
थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी जुड़ेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अशोक वानखेड़े जी जो जयपुर के रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं वो भी निकलकर हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं पुष्पिन जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आप किसान आंदोलन के समर्थक हैं, किसान आंदोलन की पैरवी करते रहे हैं, पूरे मीडिया में लगातार उसके पक्ष में बातें रखते रहे हैं। आज की महापंचायत का मुख्य सार आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 9 महीने लंबा आंदोलन चलने के बाद स्वाभाविक रूप से जो एक आंदोलनों में कहा जाता है कि भाई जब कोई परिणाम नहीं आता तो लोग जो है उससे निराश होकर के अपने घर बैठ जाते हैं, या तो वो अगले चुनाव का इंतजार करने लगते हैं या वो सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता। एक निराशावादी जो है वो मानसिकता जो है जन्म ले लेती है। लेकिन इस चीज को तोड़ते हुए 9 महीने बाद भी किसानों ने यह संदेश दे दिया कि लगभग 10 लाख लोग पूरे देश भर से, कर्नाटक के आदमी थे, तमिलनाडु से किसान थे, तेलंगाना से थे, और उत्तरी तमाम ये राज्यों में जहां ये प्रमुखता से आंदोलन चल रहा है वहां के तो सारे सारे किसान बंधु और सारे धर्मों के थे। यहाँ पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, और शायद कुछ ईसाई बंधु भी रहे हो। तो ये संदेश गया है कि भाई हम थकने वाले नहीं है, हमारी जो मांग है वो जायज है, यानी कि हमारा उन मांगों के प्रति और इस आंदोलन के प्रति, इस आंदोलन के नेतृत्व के प्रति और विश्वास जो है मजबूत हो रहा है। जो किसान बिरादरी है सारी की सारी, और किसान एक बिरादरी के रूप में वहां एकत्रित हुआ। तीसरा संदेश जो वहां से गया है वो ये है कि भाई जो मुजफ्फरनगर की धरती है जिस पर इन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 में किया था और जिसका इनको बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने के बाद भाजपा वालों को लाभ हुआ, 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती और उसका सारे देश में एक संदेश गया था, उस चीज को तोड़ने का काम हुआ है। यानी कि इनकी जो राजनीति हिंदुत्व वाली राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है, जाति धर्मों में बांटने की राजनीति है, उसको दरकिनार करते हुए भी इस जो है रैली का आयोजन वहां हुआ। तीसरा चौथा बिंदु जो है, इन्होंने तमाम तरह के प्रपंच किए, इंटरनेट वहां काटा गया। हमारे खुद के कुछ लोग जो वीडियो इधर उधर भेज रहे थे और सारी चीजें हमने खुद देखा, तो वो सारी चीजें इंटरनेट वहां काटा गया, कुछ रेलें रोकी गई, बसें भी जो मालिक थे, क्योंकि बसों के मालिक होते हैं, किसी के पास 10 बस हैं, किसी के पास 20 बसें हैं, उनको दूर दूर के जिलों में पुलिस के माध्यम से थ्रेट करके कि भाई तुम वहां नहीं जाओगे, तुम्हारे खिलाफ फिटनेस ये वो और तरह के वो कर देंगे। ये तमाम प्रपंच जो है किए गए, सारे जो आर्म ट्विस्टिंग वाले स्टाइल होता है सरकारी, उसका उसका प्रयोग किया गया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई। पांचवा जी बिंदु यह है कि भीड़ में कोई भी किसी भी किस्म की कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिस तरह का इन्होंने प्रचार पाकिस्तानी खालिस्तानी मवाली गुंडे फलाना ढिमका इन्होंने किया था, उस तरह की कोई घटना वहां रिपोर्ट नहीं हुई। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने वहां स्थानीय लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया और जगह जगह पर भोजन के हजारों स्टॉल वहां लगे हुए थे और ढाबे चल रहे थे और लंगर जी लगे हुए थे। सेवा भाव से जो है इसको करने का काम किया गया। तो ये जी तमाम एक संदेश दिया गया है कि हम थकने रुकने वाले नहीं है जब तक हम इस आंदोलन में अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर लें, और यदि आप नहीं करते हो तो आपको उखाड़ने का काम राजनीतिक जो रूप से जो निर्णय लिए गए उसमें माध्यम से करने का काम किसानों ने किया है। जी जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है कार्यक्रम में। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये पूरी महापंचायत का जो फोकस बिंदु था वो ये था कि कैसे वोट पर चोट की जाए, कैसे बीजेपी को राजनीतिक रूप से इस तरह से इस कोने में ले जाया जाए कि वो कृषि कानूनों को वापस ले। आपको क्या लगता है कि क्या इस महापंचायत ने अपनी तरह से वो शक्ति प्रदर्शन किया है, वो मैसेज इतनी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके दिया है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी और केंद्र सरकार के अपने भविष्य के लिए भी, दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, या इस रूप में लिया गया होगा, या हो सकता है कि उन्हें इसमें कोई खास बात न दिखी हो? आपको क्या लगता है? जिस तरह की रैली हुई है जिसकी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, वो एक बेहतर शक्ति प्रदर्शन था,
किसानों का। और खासतौर से जैसे पुष्पेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि 9 महीने, आपने भी जिक्र किया कि 9 महीने तक आंदोलन चलने के बाद भी अगर इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा महारैला, पंचायत, जो भी आप कहे, वो हो रही है, तो ये एक अपने आप में बड़ी जीत है किसानों की। ठीक है, कि किस तरह से सारे देश भर से लोग वहां पर इकट्ठा हुए। देश भर के नहीं होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जगहों से आए होंगे, पूरे एक बड़ा प्रदर्शन था, बड़ी रैली थी। संख्या पर मैं नहीं जा रहा, 10 लाख है, 5 लाख है, कुछ लोग हमारे मित्र लोग 1000 भी बता रहे हैं, 10,000 भी बता रहे हैं, तो मुझे, मेरी गणित वैसे भी बहुत कमजोर है, लेकिन टेलीविजन का और कैमरा का जमाना है, तो सब लोगों को दिख रहा था कि एक बड़ा जो है आयोजन वहां पर हुआ, और अलग अलग जगहों से हजारों हजार, लाखों लाख किसान वहां पर मौजूद हुए। और ये उसको डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये वार्निंग के तौर पर तो लेना ही चाहिए उन्हें, एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए कि किसान जो है एकजुट है, एक साथ हैं, और जो एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि वोट पर चोट, जिसका आपने जिक्र किया और राकेश टिकैत जी ने भी जिक्र किया, तो वो वोट पर चोट जो है कहीं ना कहीं लगती है। वो पूरी तरह से हिट करती है कि नहीं करती, देखिए पूरी तरह से महल को ध्वस्त करती है कि नहीं करती, लेकिन किले की दीवारें टूटती हैं, ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंकाएं उनको लगनी चाहिए। इसमें एक दो बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वरुण गांधी जी, नौजवान है, उत्तर प्रदेश से है, सुल्तानपुर से हैं, उन्होंने वो सबसे पहले सामने आए समर्थन में किसानों के। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या नेता किसानों के समर्थन में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया। भले ही उन्हें आप असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से उन्होंने बात की। और दूसरा, जो एक जमानत कृषि मंत्री थे और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं, संजीव बालियान, उन्होंने भी कमोबेश इस तरह की बात की कि भारतीय जनता पार्टी को, या जो हमारे लीडर्स हैं पार्टी के, उनकी पार्टी के लीडर्स हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस बात की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी बात नहीं कही, हो सकता है फिर कुछ लोग उसका खंडन करें मेरी बात का, लेकिन उनका मैसेज ये था कि पार्टी लीडरशिप को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह से हुआ है। और अलग अलग बातें की गई, कुछ लोगों ने इस पर आलोचना की कि वहां पर तालिबान कहा गया सरकार को और पार्टी को, उसको लेकर आलोचना की गई। एक जो बात कही गई जिसको आलोचना हो सकती है कि नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के लिए कहा गया कि वो बाहरी लोग हैं, तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। हालांकि वो सम्मेलनों में, महापंचायतों में, इस तरह के कार्यक्रमों में, आयोजन में होता है, उसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो अगर बाहर से है तो वहां पर भी देश भर से लोग आए हुए थे किसान, ठीक है ना। तो वो इस बात को मैं उस गंभीरता से नहीं लेता हूँ, और वो एक लीडर्स का या जो आयोजन करता होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और वो लड़ाई मोदी जी के खिलाफ हो, जो योगी जी के खिलाफ हो, वो चलती रहेगी, क्योंकि वो सरकार में है, कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई है, तो वो लड़ाई लड़ते रहे और इसको एकजुट करते रहे। क्योंकि किसान आंदोलन तो अभी वो करनाल में करने वाले हैं, देश भर में अलग अलग जगह करने वाले हैं, तो पूरा हिंदुस्तान एक है। उसमें ये वाली बात करना कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह गुजरात से आए हैं या यूपी उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड में भी आपका आंदोलन चल रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग नहीं है, और किसान भी देश भर से आए हुए हैं, तो किसानों को, नेताओं को भी बांटिए मत, अपना जो मुद्दा है उस पर ताकत से रहें। और मुझे लगता है ये 100% नहीं तो 90% तो किसी भी तरह से सक्सेसफुल वो था, और इसका जो असर है मुझे लगता है दूरगामी होगा, और चुनाव बहुत दूर नहीं है। जी शरद जी, वैसे तो देखिए बीजेपी के तरफ से किसानों को क्या क्या कहा गया, उसके मुकाबले अगर इन 2-3 नेताओं को कुछ इतना सा कह भी दिया गया तो मुझे लगता है उतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैंने कहा कि इस पर आलोचना दिन भर आजकल टेलीविजन चैनल कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देखिए आप, ऐसा होता है जी आप जानते हैं कि हमारा गोदी मीडिया किस हाल में पहुंच गया है, हम सब जानते हैं। आज उसने पूरे आंदोलन को ही एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया, बहुत या तो निगेटिव पॉइंट उठा के बातचीत की या फिर दिखाया ही नहीं, तो ये तो एक सीन रहा है। लेकिन मैं इस पे बाद में आऊंगा। मैं शरद प्रधान जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे महापंचायत के इम्पैक्ट को आप किस तरह से मेजर करते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में। देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, मैंने खुद भी नहीं उम्मीद करी थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे। और ये फैक्ट है कि अलग अलग प्रदेशों से लोग आए। अब जाहिर किसी भी रैली कहीं पे भी वो एक जगह होती है तो स्थानीय लोग जाहिर है कि ज्यादा होते हैं, तो उसमें ये कहना कि और स्टेट से नहीं आए या ये उचित नहीं है।
और दूसरी बात में ये इसमें एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, खाली सुल्तानपुर के ये एमएलए नहीं, एक वरुण गांधी का ट्वीट आया है और वरुण गांधी ने ये कहा है, बड़ी मतलब सरप्राइजिंग बात है और इम्पोर्टेंट है कि वरुण गांधी ने कहा कि ये हमारे फ्लैश एंड ब्लड है ये लोग, और इनके बारे में सरकार को फिर से इनको एंगेज करना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए ताकि किसी कॉमन ग्राउंड पे आ सके। मतलब इतनी बात एक पार्टी का एमपी और वो भी वरुण गांधी जैसा जना कहे तो ये बात, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब किस तरह पार्टी लीडरशिप देती है तो देखती है, समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों का जो जुड़े हैं, अब आप देखिए वो उसने जयंत चौधरी ने, अब आप उत्तर प्रदेश सरकार के वो देखिए तरीके, इससे लगता है कि सरकार परेशान है ये लोग। उत्तर प्रदेश सरकार जो है कावड़ियों पे सरकारी तौर पे पुलिस ऑफिसर जाता है और फूल बरसाता है। जयंत चौधरी ने परमिशन मांगी कि वो फूल बरसाना चाहते हैं उन लोगों महापंचायत के ऊपर, उनको परमिशन नहीं दी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आप सोचिए, वहां तो सरकारी अफसर वर्दी में फूल बरसा रहा था कावड़ियों के ऊपर। तो इनकी नजर में जो है शायद सरकार ने ये सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में आएंगे लोग और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये वो मुकेश आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि मीडिया का क्या रुख रहा है। मुझे खुद आज मैं चैनल सर्व कर रहा था और मैं देखूं कि जो है अलग अलग स्टोरीज चल रही है, मतलब ऐसी ऐसी फीचर्स चल रहे हैं और नहीं दिखा रहे या जरा सा दिखा दिया। तो इन चीजों से सिर्फ ये जाहिर होता है कि सरकार, ये से जाहिर होता है कि सरकार आप सोचिए अगर ये बीजेपी की रैली होती या प्रधानमंत्री की रैली होती तो आज सारे चैनलों पर लगातार लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता। ठीक है, इतनी बड़ी रैली मुकेश आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने रिसेंट ईयर्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी की देखी है, और उसको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्क्राइब कर रहा है कि हजारों की भीड़ थी। और यही पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर यही रैली बीजेपी द्वारा की जा रही होती तो बोला जाता कि साहब लाखों लाखों लोग थे, इन चप्पा चप्पा भरा हुआ था, लोग खड़े होने की जगह नहीं थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई, जिसका एक शक हो रहा था कि किसी ना किसी तरीके से ये सैबोटेज ना करे रूलिंग पार्टी, इनको कहीं कुछ कोई हरकत करवा दें और फिर इनको इल्जाम दें, इनके ऊपर इल्जाम लगाएं, जो कि कर चुके हैं, पास में देखा है हम लोगों ने। तो वो नहीं कर पाए शायद इस वजह से, क्योंकि लोकल पार्टिसिपेशन जो लोगों का था, कॉमन लोगों का, जिस तरह पुष्पेंद्र जी ने भी बताया और हमने भी उसमें देख रहे थे विजुअल्स में कि किस तरह लोगों ने अपनी तरफ से वॉलंटरली वहां लंगर लगाए, मेडिकल कैंप्स लगाए कि किसी कोई किसान बीमार हो जाए, चोट लग जाए किसी को, वो अपने आप सब वॉलंटरी हो रहा है जी। इसमें सरकार ने तो पुलिस के डिप्लॉयमेंट के अलावा ये तो इस आंदोलन में शुरू से हमने देखा है कि दिल्ली के बॉर्डर पे जहां किसान बैठे हुए हैं, ये सारे इंतजामात वहां भी है, लंगर भी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। उर्मिलेश जी, आपने इस आंदोलन को एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मैं चाहता हूं आप बताएं कि इसके क्या मैसेज निकल रहे हैं, और एक उत्तर प्रदेश के या 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में इसे किस तरह से देखा जाए। ये दो जो कहना चाहिए इसके पक्ष हैं खास तौर पर, उनको ध्यान में रखकर आपकी टिप्पणी। देखिए, चुनाव के मामले में मैं बाद में आऊंगा। पहले आपने चूंकि नेशनल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर पूछा कि इस पर क्या इम्पैक्ट इस तरह के आंदोलन का होता है। देखिए, ये किसान आंदोलन की जो विरासत या परंपरा अपने मुल्क में है बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसा किसान आंदोलन पहले कब हुआ मुझे नहीं याद है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इस तरह के एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हुए थे किसानों के, जो जबरन जो टैक्स लगान या तमाम तरह की चीजों को इम्पोज करते थे ब्रिटिश हुकूमत के लोग। तो जो लोकल लैंडलॉर्ड लॉबी है और जो रूलर्स थे, दोनों के गठबंधन के खिलाफ ऐसे आंदोलन छिटपुट होते थे, कई संगठित भी होते थे। और सबसे जो बड़ा आंदोलन उस दौर में देखा गया तेलंगाना, फिर बिहार में बकाष्ठा आंदोलन था, बंगाल में आंदोलन थे। इस तरह के आंदोलन पहले भी हुए, लेकिन आजाद भारत में इस तरह का किसान आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। यहां तक कि टिकैत साहब ने जो आंदोलन किए थे, शरद जोशी ने जो आंदोलन किए थे, या और दूसरे हलकों में जो आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। उसकी वजह
मुकेश जी ये है कि इस आंदोलन ने जो मौजूदा रिजीम है और इसके पहले भी जो रिजीम्स रही हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय कम्युनल कारपोरेट गठबंधन की ताकत इस रिजीम में बहुत बड़ी है। मेरा मानना है कि आज जो रिजीम है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग कारपोरेट लॉबी ऑफ दिस कंट्री, जो हेजोमनी कायम करना चाहते हैं पूरी इकोनॉमी पर, किसी अन्य पूंजीपति, किसी अन्य जो व्यापारी है उसको भी वो जगह नहीं देना चाहते। तो हेजोमनिस्टिक कारपोरेट लॉबी कह सकते हैं, एक अधिकारवादी जो कारपोरेट है उसका, और एक जो उग्र जो कम्युनल जो एक राजनीतिक सोच है, इन दोनों के गठबंधन का नाम है मौजूदा सरकार। यानी मौजूदा सरकार इसी गठबंधन को रिप्रेजेंट करती है। बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, इसमें कोई अलग सोच मैं नहीं रखता, यही मेरा सोच है और आज से नहीं बहुत पहले से है जी। तो ये जो गठबंधन, ये जो किसान आंदोलन है, इसने इन दोनों को चुनौती दी है। अद्भुत बात है, अद्भुत बात यह है कि जो तीनों कानून है उस पर हम बहस करेंगे तो लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन तीनों जो कृषि कानून है दरअसल वो कारपोरेट, और जो मौजूदा रिजीम है कारपोरेट विदेश के भी देश के भी, इनको एक तरफ से चुनौती देती है। ये जो आंदोलन है चुनौती देता है, और दूसरी तरफ इसने एका कायम की है लोगों में। आज भी जो नारे लगे, जो स्वयं टिकैत ने नारे लगवाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि टिकैत साहब पर, उनके परिवार पर एक शंका या संदेह भी मीडिया के उन हलकों में उठाया जाता था जो आमतौर पे अपने को ज्यादा सेकुलर मानते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट मानते हैं, और इस सरकार के विरोधी आलोचक भी है कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं, कब ये मिल जाए, कब कैसे हो जाए। लेकिन उन्होंने स्वयं वो नारे लगवाए, और उन नारों के लगाने के अलावा मैंने देखा है कि जो पंजाब का किसान है या सिंगू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर, हर जगह, गाजीपुर बॉर्डर पर, हर जगह इस आंदोलन ने समाज को एकजुट करना, जो बिखेर दिया गया है, जो तोड़ने की कोशिश हो गई है नफरत से और विभाजन से, उसको इन्होंने संजोने की कोशिश की है। भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में नहीं है जो संजोने का ऐसा काम कर रही हो। एक मॉडल पेश कर रहा है ये किसान आंदोलन, एक नया मॉडल सामाजिकता का, भारतीयता का, भारत की संस्कृति का, भारत के धर्म का, भारत की संवैधानिकता का, भारत के लोकतंत्र का। तो मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन एक नई उभरती राजनीतिक शक्ति है, एक नई उभरती सामाजिक शक्ति है। कांग्रेस, बीजेपी या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए मेरा मानना है कि नेशनल लेवल पर इस किसान आंदोलन को एक बड़ी ताकत के रूप में मैं देखता हूं। अब आई चुनाव के बाद बहुत संक्षेप में मैं इसको कंक्लूड करूंगा। देखिए, जब चुनाव बंगाल का हो रहा था, किसानों के नेता वहां गए, उन्होंने प्रचार किया, मीडिया ने उनको दिखा दिया कभी कभी, लेकिन ये नहीं माना गया कि बंगाल के चुनाव पर कोई बहुत निर्णायक इंपैक्ट उनका पड़ा होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि उनका पड़ा। मैंने फीडबैक वहां के लोगों से लिया और मैंने गांव में, कस्बों के लोगों से भी पूछा, उनका भी प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा बंगाल के चुनाव में। बाय द वे, इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है बंगाल जैसा नहीं है, एक कमजोर विपक्ष है, एक निस्तेज विपक्ष है, एक ऐसा विपक्ष है जो अपनी वैचारिकता खो बैठा है। और ये सभी विपक्षी दलों के बारे में मैं कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन की वैचारिकता निस्तेज पड़े, निष्क्रिय पड़े, और कुल मिलाकर वैचारिकता से बिल्कुल खत्म हो गए विपक्षियों को, शायद इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी। और एक मैं समझता हूं कि इससे जनता का भी उन पर दबाव बढ़ेगा। मैं नहीं जानता किसान आंदोलन की राजनीति आगे कहां जाएगी, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दूसरे सूबों की, पंजाब में, उत्तराखंड में, हर जगह इसका चुनाव पर इंपैक्ट पड़ेगा। जी शरद जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से एनालाइज करते रहे हैं, तो एक तो उत्तर प्रदेश के समीकरणों को इस महापंचायत ने किस तरह से बदल डाला है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जाट टूट जाएंगे, इस जाति का कुछ समीकरण बन जाएगा, कुछ बीजेपी कुछ सौगातें दे देगी, उससे टूट फूट हो जाएगी, लालच में आ जाएंगे किसान वगैरह वगैरह। मतलब बीजेपी के पास जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनसे वो ये मैनेज कर लेगी। लेकिन क्या महापंचायत ने इसको
कुछ बदल दिया है अब ये बीजेपी के लिए दुष्कर बना दिया है? जरूर मुश्किल तो जरूर बीजेपी को कुछ होगी, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि चुनाव 6 महीने दूर हैं, चुनाव आने दीजिए, और किसान कभी भी किसी भी चुनाव में आजादी के बाद से आज तक एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में किसानों ने कभी वोट नहीं किया। हमेशा उत्तर प्रदेश खासतौर से अगर लीजिए तो जातियों में और धर्म के आधार पर बट के ही वोट होते हैं। तो इससे पहले बहुत ऐसे मुद्दे रहे हैं किसानों से जुड़े हुए हर चुनाव में, और कुछ चुनाव में ज्यादा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसानों ने एक एंटिटी के रूप में कभी वोट नहीं दिया। तो इसलिए मुझे इस बार भी आशा तो है, लेकिन संदेह भी है कि क्या किसान एक मुश्त वोट एक साथ करेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो प्रयास है, और ये भी प्रयास बहुत अच्छा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द जुटाने का कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये तभी शुरू हो गया था जब राकेश टिकैत को उठाने की कवायद हुई थी जनवरी में, और उसके अगले दिन जो नरेश टिकैत ने महापंचायत की थी अपने गांव में, तो वहां पे सिसौली में, तो वहां पे जो मुस्लिम्स के लीडर्स थे उन्होंने आके मंच शेयर किया था, और वहीं से नरेश टिकैत ने भी कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई है कि हमने बीजेपी का साथ दिया इस दौरान लगातार, और उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है चुनाव में भी और चुनाव के अलावा भी, जो भी सांप्रदायिक या जिस तरीके के भी तनाव रहे, तो उसमें किसानों ने और समूहों ने, किसान के समूहों ने, जो प्रभावशाली समूह थे, उन्होंने एक भूमिका निभाई, और इसका खुद नरेश टिकैत ने स्वीकार किया उन्होंने। लेकिन मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना यह है कि अभी तो ठीक है कि किसानों पे जो विपदा पड़ी है कि हर चीज के दाम दुगने हो गए हैं, बिजली के, पानी के, स्टील के, हर चीज के दाम दुगने हो गए हैं, तो उनको डीजल के, पेट्रोल के, सभी तो उनपे बोझ, तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, और उनको यह भी समझ में आ रहा है कि अगर डिस्प्यूट रिड्रेसल की जिम्मेदारी उसी एसडीएम के पास दे दी जाती है जो कहता है कि किसानों के सर फोड़ दो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये अभी एक किसानों को लग रहा है कि हाँ, हमें एक साथ आना चाहिए, लेकिन जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में नहीं शरद जी, मामला ये है, एक तो जो पुरानी व्याख्या है, पुराना एनालिसिस है, वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब हालात बदले भी हैं। एक तरह से किसानी पर खतरा मंडराने लगा है, किसानों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, और बाकी जो समस्याएं हैं महंगाई की, वो अपने आप उससे जुड़ गई हैं। और ऐसे में ये जब महापंचायत हुई है, उसने एकता का नारा दिया है, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा, या ये फेड आउट हो जाएगी, या अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हो गया महापंचायत से? ये तो आंदोलन और प्रदर्शन और रैलियां चलती रहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, और अभी तो आंदोलन बढ़ना है। जो 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान है, और बहुत चीजें अभी होनी है, और मेरे ख्याल से बढ़ता ही जाना है, लेकिन उसका चुनाव में उस तरीके का असर होगा जिस तरीके का हम सोच रहे हैं, आप बात कर रहे हैं या सभी लोग बात कर रहे हैं। मुझे अभी इसमें शंका है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं पड़ेगा, लेकिन शंका है इसमें, क्योंकि अभी तक इस तरीके से कभी भी एज एन एंटिटी किसानों ने वोट नहीं किया है। देखिए, उत्तराखंड में बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं, मैदानों में किसानों पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, जो खेती की जमीन है वो मैदानों में है, वहां पे थोड़ी सी इलाका है, बाकी सब पहाड़ हैं। बाकी पंजाब में चुनाव है, पंजाब में बीजेपी का कोई ऐसा दांव नहीं है, नथिंग एट स्टेक, तो इसलिए, और जो थोड़ा बहुत था तो वो पहले ही पंचायत चुनाव में देख चुके, उन लोगों को घुसने नहीं दिया गया, तो दे हैव ऑलरेडी गिवन अप ऑन पंजाब की। पंजाब में उनको मतलब ही नहीं कि ठीक है जो होना है हो। हरियाणा के चुनाव अगले भी 3 साल 3.5 साल बाकी है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ शरद जी, उनकी तो अभी बात ही नहीं करूँ, मैं तो केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इसीलिए सारी समग्रता में बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो अब एक उत्तर प्रदेश बचता है, और उनके पास ऑलरेडी एक नहीं, बीजेपी के पास हम पिछले 7 साल से देख चुके हैं कि बड़े ढेर सारे दांव हैं। तो इसीलिए वो शंका जो पैदा होती, इसी बात से पैदा हो रही है कि आखिर जो अभी गन्ने के दाम बढ़ने हैं, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होनी, बहुत ढेर सारे ऐसे डेवलपमेंट्स, मैंने कहा 6 महीने बाकी हैं चुनाव में,
जी, और इस हमने बजट बहुत से सारी देखते हुए चीज शरद जी, क्या हमने इनमें बहुत सारी बातचीत कल की थी कि अभी बीजेपी क्या क्या कर सकती है, उसके पास क्या क्या उसके तरकश में तीर हैं जिनसे वो इन चीजों को मैनेज कर सकती है। लेकिन मैं पुष्पेंद्र जी से अब जानना चाहूंगा कि क्या आगे की कोई स्ट्रेटजी है किसानों के पास, किसान आंदोलन के पास, क्योंकि वो भी जानते हैं जो किसान आंदोलन को चला रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी वो भी चुप नहीं बैठने वाली है, वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने तरह से करेगी और केवल नारे दे देने से एकता नहीं हो जाती है, ये भी हकीकत है। अच्छा संदेश क्या है, लेकिन उससे एकता नहीं हो जाती। तो क्या आगे होगा? देखिए मुकेश जी, इस आंदोलन के माध्यम से जो जिस तरीके से अन्य मुद्दे सामने आए हैं, अन्य वर्गों के मुद्दे भी सामने आए हैं। आज चर्चा हुई है कि भाई देश को बेचा जा रहा है, अलग अलग एक ग्राफ दिखा करके, चार्ट दिखा करके कि रेल को बेचा जा रहा है, तेल को बेचा जा रहा है, टेलीकॉम को बेच दिया गया है और सड़कों को बेचा जा रहा है। और इन सभी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग जो भविष्य में बेरोजगार होंगे उनको भी इस आंदोलन से, ट्रेड यूनियनों को आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। महंगाई का मुद्दा उठा है, गन्ना पेमेंट और भुगतान का मुद्दा उठा है, तो ये तमाम मुद्दे भी हैं। बिजली का मुद्दा है, ये दोनों एमएसपी की लीगल गारंटी या मिनिमम प्राइस मिलने का मुद्दा उठा है। अडानी अंबानी का जिस प्रकार से उर्मिलेश जी ने भी जिक्र किया, बहुत बढ़िया जिक्र किया उन्होंने, कि ये जो ताकतें हैं दोनों का जो गठजोड़ बन गया है कि भाई एक पूंजीवादी ताकतें और एक धार्मिक उन्माद वाली ताकतें, इनका गठजोड़ ने जो जिस तरह का संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो सरकारी संस्थान सीबीआई से लेकर के तमाम संस्थानें हो या सोशल मीडिया के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और इससे कहीं ना कोई वर्ग त्रस्त है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम चीजों से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एडअप हो रही हैं, एक माहौल इनके खिलाफ बनता चला जा रहा है और इस देश में कोई 60 और 70% वोट लेकर के नहीं जीतता है। बेशक इन्होंने जो है 30-32% पर जो है सरकार बन जाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, इनकी 39% थी, इसलिए इनको बम्पर जो है 3/4 के करीब मेजोरिटी मिल गई थी। इसीलिए वहां से केवल 9-10% पॉइंट ही घटाने की बात है। 9-10% पॉइंट घट सकते हैं, जिस प्रकार बंगाल में भी साबित हुआ। बंगाल में जबकि 2 पोल पे ही सारा इलेक्शन कंसंट्रेट हो गया था, बीजेपी वर्सेस जो है टीएमसी, और उसमें 3-4% इनके घटे थे, उनके 2-3% बढ़े थे, उसी में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया था। तो इसमें भी आगे जाकर के जो हमें दिखाई दे रहा है, ये नहीं हम कह रहे कि सारा का सारा समर्थन बीजेपी का खत्म हो जाएगा या बाकी इनका जो समर्थन इतना विशाल था कि जो है घटेगा नहीं। कुछ परसेंटेज पॉइंट घटने से ही बड़ा अंतर आ जाता है और जिस प्रकार से सरकार ने इस आंदोलन को इग्नोर किया है, अब आर्थिक और मांग मानना ना मानना, इसके अलावा किसानों के मन में ये बात बैठ गई है कि ये दम्भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है किसी की सुनने वाला व्यक्ति नहीं है, ये अहंकारी व्यक्ति है। इसको बाहर के लोगों से, विदेश में कोई मर जाए गिर जाए सबकी चिंता, सबके ट्वीट जाते हैं, लेकिन ये 600 किसान बैठे बैठे जो है शहीद हो जाएं और आप इस पर कोई भी एक ट्वीट ना दें, इनको आंदोलन जीवी और परजीवी बता करके इनको खारिज करने का काम करें। और इनके मंत्रियों ने जिस प्रकार का नाम लिया, इन्होंने संसद में कहा है, तो बड़ी शर्मनाक बात है कि देश का प्रधानमंत्री आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी परजीवी संसद में यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट करके बताए, किसी छोटी मोटी वार्ता में नहीं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी हर्ट कर गई है किसानों को, अंदर तक इसने हिला दिया है कि हमने बड़े शौक से और बहुमत दे करके, बम्पर वोट दे करके इनको बनाया था और इन्होंने हर जो है फ्रंट पे जो है हमारे साथ धोखा किया है। ये चीज लोगों की समझ में आ गई है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है देखने को मिलेगा आगे आने वाले चुनाव में। लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, ये चीज भी लोगों की समझ में आती जा रही है और इसका परिणाम बड़ा होगा और आगे आने वाले चुनाव में। और ये अंदर से हिले हुए हैं और कुछ ना कुछ स्टेप ऐसे लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें हिंदुत्व वाला कार्ड भी होगा, अन्य तरह तरह के लालच जो हमने कल भी विस्तार से बताए थे। अगर आपके दर्शक कुछ नए जुड़े हो तो मैं 2-3 बिंदुओं में बता देता हूँ कि जैसे गन्ना भुगतान है, चर्चा है कि सीधा 400 रुपया गन्ना भुगतान करने जा रहे हैं, 325 से बढ़ा करके कर सकते हैं यदि हिम्मत इसमें दिखाएंगे। 6,000 रुपए जो पीएम किसान में दे रहे हैं उसको शायद 12,000 रुपए करने की बात करें। बिजली के बिल ये कुछ कम कर सकते हैं। गन्ने का सारा भुगतान अगले 1-1.5 महीने में पूरा किया जा सकता है।
और ये सारे मुद्दे हैं जिनको, जैसे आवारा पशुओं की बहुत बड़ी विशालकाय ग्रामीण समस्या है, उसमें कुछ गौशालाएं खोल के या उनको कुछ इंतजाम करके किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें भी आर्थिक रूप से करेंगे। बाकी उन्माद फैलाने के अलावा समझाने वाली जो बात होती है कि भाई अब हमें ये करेंगे आपकी बात और हमें वोट देना, उसमें तो बहकावे में किसान अब आने वाला नहीं है। अब तो इनको कुछ सॉलिड करके दिखाना होगा। अब उसका क्या परिणाम होता है आने वाले समय पता लगेगा, पर बहुत अच्छे परिणाम इनके पक्ष में नहीं जाएंगे। जी शरद प्रधान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यूपी मिशन है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में तो ठीक है, एक प्रभाव बन रहा है, और चूंकि ये शुरू से आंदोलन का एक केंद्र बन चुका है, तो यहाँ जो वो चाहते हैं शायद वो हासिल कर भी सकते हैं। लेकिन बाकी हिस्से में इस आंदोलन को अब कैसे ले जाएंगे? कहा जा रहा है कि अब हर जिले में रैलियां होगी, प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में भी होगी और गोरखपुर में भी होगी, तमाम जगह रैलियां करेंगे। तो क्या उनको उस तरह का रिस्पांस वहां भी मिलेगा, या एक बड़ी महापंचायत थी इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इसको उस तरह से रोक नहीं पाई, लेकिन जब जिले स्तर पर करने जाएंगे आप, तो आपको वहां बहुत रोका टोकी, परेशान करना, जेल भेजना वगैरह वगैरह, वो सारे दंदफंद जो हमने सीए के आंदोलन में देखे थे वो यहाँ भी दिखेंगे। देखिए, प्रयास तो पूरा इनका ये होगा कि किसी तरीके से उसको विफल कराएं, लेकिन मुझे जिस तरीके का ये आज जिस तरीके का माहौल रहा है, और यहाँ से जब लोग जाएंगे, ये बहुत अच्छा इन्होंने तय किया है कि जगह जगह ये रैलियां करें इसी तरीके की, चाहे छोटी भी हो, चाहे कितनी सरकार उसको विफल करने का प्रयास करे, लेकिन उससे मैसेज जो जाएगा। और ये जो बात शरद गुप्ता कह रहे थे कि 6 महीने बाकी हैं, उसमें बहुत ठीक है, हथकंडे तो अपनाएंगे, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए जो सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है और आज भी प्रयास कर रही है जिस तरीके से, और इनका जो मैसेज है जो आज इस रैली से गया है, उसको जिंदा रखने के लिए इस तरह की रैलीज बहुत जरूरी है, और ग्रास रूट लेवल तक ले जाना। ठीक है, ईस्टर्न यूपी का किसान क्योंकि कमजोर है, फाइनेंशियली कमजोर है, उसके पूरी उस एरिया की इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, लेकिन सफर तो वो भी बहुत ज्यादा कर रहा है, और उसका असर ऐसा नहीं है कि जो किसान मजदूर है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, घूम फिर के। और ये लोगों के समझ में आ रहा है, इतना लंबा आंदोलन, देखिए और आंदोलनों में और इसमें ये फर्क ये है, और पुरानी बात जो थी कि भाई आज तक किसानों ने मिल करके एकजुट होकर के वोट नहीं दिया है, तो आज तक किसानों ने इस तरीके से 9 महीने तक आंदोलन भी तो नहीं चलाया है, ये भी तो नई चीज है। तो उसका इम्पैक्ट जो है शर्तिया पड़ेगा मुझे। और साथ साथ देखिए, इसी के साथ साथ जो कोरोना मिसमैनेजमेंट है वो एक आइसोर बन चुका है लोगों के तक। लोगों ने जो तकलीफें झेली हैं, लोगों ने जो लोगों के साथ जिस तरीके का जो हालात हुए हैं, अपने घर वालों को लोग जलाने की जगह नहीं मिली, उनको दफना दिया गया और उनको नदी में बहा दिए गए शव, ये चीजें भूलेंगे नहीं। आदमी ये नहीं भूलेगा कि उसके घर वाला कोई अगर ऑक्सीजन के अभाव में मरा है, और ऑक्सीजन के अभाव की मौत बड़ी बुरी होती है, घुट घुट के मरता है आदमी, तो वो जिसने नजारा देखा है वो याद रखेगा। और ये जो जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे जिलों में जो अगर इस तरीके का आंदोलन होंगे, तो वो चीजें बार बार अलाइव रहेंगी, और अलाइव रहेंगी। तो ये 5 महीने 5.5 महीने बचे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से सब कुछ नकारा हो जाएगा। और किसानों को सरकार जरूर है अपनी तरफ से जो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर और ये सब करने की बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अधिकतर किसानों पे उसका वो असर होगा जो पहले हो चुका है, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है। देखिए, जो मुझे याद है कल पुष्पेंद्र जी भी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि अब हम लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, जो सरकार दे रही है वो आपका हक है, वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है, सरकार तो टैक्स पेयर्स मनी से ही दे रही है, और वो आपको जो मिल रहा है वो आपका हक है। लेकिन ये मत भूलो, लोग लेंगे, लेना भी चाहिए, लेकिन ये करें कि उसकी बजाय कि बिक जाए और भूल जाए बाकी सब कुछ। मुझे नहीं लगता कुछ असर इसका, ठीक है, टोटल वैसा नहीं असर पड़ सकता कि सब एक तरफा हो जाए, लेकिन बाकी जो असर पड़ेगा वो काफी होगा। जो पुष्पेंद्र जी ने बात वो जो बात कही कि बात 10% कम करने की है। जी विजय जी, अभी जो उर्मिलेश जी ने कहा कि ये जो पूरा महापंचायत का सम्मेलन हुआ या किसान आंदोलन है, वो विपक्षी जो मरणासन्न विपक्ष है उसमें नई जान फूंक सकता है।
हमने ये भी देखा था कि बीजेपी भी मरणासन्न थी 2009 के आसपास, लेकिन एक अन्ना का आंदोलन हुआ, उसमें आरएसएस पूरी तरह शामिल हो गया, बीजेपी भी शामिल हो गई और इस तरह से बीजेपी के को उसका लाभ मिला। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के लिए ये संजीवनी का काम कर सकता है अगर उसने सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया, इसका फायदा उठाने की उसने कोशिश की? जी मुकेश जी, बल्कि मैं चाहता हूं कि समझता हूं ऐसा कि विपक्षी पार्टियों को इसका फायदा उठाना चाहिए किसान आंदोलन का, क्योंकि वो जो मरणासन अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है, तो किसान आंदोलन उनके पॉलिटिकल मूवमेंट को ताकत दे सकता है। ठीक है, बल्कि उनका फायदा होगा। ये किसानों के ऊपर मेहरबानी करने की बजाय उनके लिए मेहरबानी होगी कि वो इसके साथ अपने को ऊर्जा को हासिल कर सके। बिल्कुल सही बात। एक बात मैं जो समझ रहा हूं कि जो नहीं समझ पा रहा वो ये है कि पुष्पेंद्र जी से भी जानना चाहता हूं कि 9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ये किसान आंदोलन चल रहा है, समस्याएं सारी है, सब असर किसान का असर किस पर होता है? आम आदमी पर होता है ना, मुझ पर असर होता है। ठीक है, लेकिन ये किसान आंदोलन जन आंदोलन में क्यों नहीं तब्दील हो पा रहा? क्या कोई स्ट्रेटेजी में कोई परेशानी है या अभी तक उनका फोकस किसान आंदोलन को लेकर है? यदि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर इसे पूरे जन आंदोलन में बदल दिया जाए, क्योंकि इसका असर तो आम आदमी पर हो रहा है, किसानों पर ही नहीं हो रहा, आम आदमी पर हो रहा है। तो यदि इसको कर दिया जाएगा तो जो शरद गुप्ता जी की चिंता है कि सरकारें कुछ और करेंगी और नहीं करेंगी और किसान पूरा बटेंगे कि नहीं बटेंगे या वोट देंगे कि नहीं देंगे, यदि आम आदमी उसमें जुड़ जाए तो एक तो इस मूवमेंट की ताकत बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि अपोजिशन पार्टीज को भी ताकत मिलेगी जो वोट की चोट पर असल में मदद कर सकते हैं। नारे के तौर पर तो ठीक है किसान कर रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव भदोही में कुछ बोल रहे हैं और वो पार्टी आज खासतौर से उत्तर प्रदेश में ही देखें तो अखिलेश की पार्टी ही जो है समाजवादी पार्टी, वो एक बड़ी पार्टी है, तो वो यदि इनके साथ जुड़कर कर सकती है तो उनकी पार्टी को भी मदद मिलेगी, किसान आंदोलन को भी मिलेगी। लेकिन स्ट्रेटेजी में शायद कोई बदलाव कर सकते हो, मुझे पता नहीं, मैं सुझाव के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि यदि इसे एक अब जन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि 9 महीने बहुत बड़े समय है और वो किसान जुटे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका असर सीधा आम आदमी पर हो रहा है। जैसे इमरजेंसी से पहले उर्मिलेश जी को याद है कि रेलवे की हड़ताल जो है वो एक जन आंदोलन की तरह से बदल गई थी, उसका असर लोगों को लगा था, रेलवे का सीधा सीधा कोई असर वैसे नहीं था, लेकिन उसने पूरे देश भर को एकजुट कर दिया था उस समय की सरकार के खिलाफ। तो किसानों के इस आंदोलन में यदि जनता को जोड़ा कैसे जा सकता है पूरे, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज यहाँ बैठकर हम सब लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छी रैली हुई थी, लेकिन इसको एक इंटरेक्ट कैसे किया जाए, कनेक्ट कैसे किया जाए जनता के साथ, तो उसका वोट की चोट पर ज्यादा असर पड़ेगा और फिर बहुत मुश्किल नहीं होगा। 5.5 महीने शरद जी को बहुत ज्यादा लगते हो, मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि ये बहुत डिफ्यूज होने वाली स्थिति नहीं है और जैसे शरद प्रधान जी भी कह रहे हैं कि जो और कारण है वो सबको याद रहेंगे, तो उसका असर थोड़ा कम ज्यादा भी होगा और सरकारें ऐसा करती रहती है। अब ये चिंता करें कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, उनका अपना काम है, वो भी करेंगे ही, कोई ऐसा है नहीं कि वो नहीं बैठे। और यदि पैसा मिल रहा है तो उसे भी मैं किसान आंदोलन की ताकत मानता हूँ जी। मैं इसे मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल भले ही हो, लेकिन ये उस आंदोलन की ताकत का ही तो दबाव है कि सरकार मजबूर हो गई किसानों के लिए, तो इसको भी पुष्पेंद्र जी को या जो जुड़े हुए लोग हैं उसे किसानों की ताकत के तौर पे दिखाना चाहिए। यदि 400 रुपए गन्ना हो जाता है तो वो उस वजह से हुआ ना, नहीं तो 4 साल में तो नहीं हुआ जी। बिल्कुल, ये सारी चीजों को जोड़कर कैसे इसे जन आंदोलन में तब्दील किया जाए तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा और आगे बढ़ सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी तो पुष्पेंद्र जी बड़े लोग हैं जो समझते हैं। मुझे लगता है कि मुकेश, जिस तरह से लोग जो आज आप सामने आए हैं और लोगों ने जिस तरह से लंगर लगवाए और मेडिकल कैंप्स लगवाए, ये एक शुरुआती समझिए कि जन आंदोलन इसी तरह से धीमे धीमे बढ़ता है। तो उस जगह पे तो भाई जिस लोकेशन पे होगा वो 77 वाला जो है उसमें फर्क क्या है, बस थोड़ी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि उसमें एक जयप्रकाश नारायण जैसे एक लीडर थे जिसकी आज की डेट में जिसका अभाव है। अगर वो होता तो ये जन आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका होता जी। उर्मिलेश जी, क्या आप मानते हैं कि किसान आंदोलन अभी जन आंदोलन नहीं बना है, या जन आंदोलन बनने की प्रोसेस में है, या जन आंदोलन बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं किसान नेता? इन तीन में से क्या स्थिति आपको दिख रही है? नहीं, देखिए, जो किसान आंदोलन है उसको आप ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जन आंदोलन नहीं है।
सवाल इस बात का है कि जन आंदोलन से आपकी धारणा क्या है, जन आंदोलन किसे कहते हैं। अब जैसे अन्ना आंदोलन था, उसको आपने कहा कि आजादी की दूसरी या तीसरी लड़ाई है। आजादी की एक लड़ाई पहले थी जो गांधी जी की अगुवाई में और भगत सिंह की अगुवाई में वगैरह वगैरह, उसके बहुत सारे नेता थे। तो मान लीजिए कि गांधी जी सबसे बड़े माने गए, क्योंकि आजादी का एक तरह से सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ और जो आजाद भारत हुआ उसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। लेकिन दूसरी आजादी अगर जेपी वाली थी, दूसरी आजादी की लड़ाई, तो ये तीसरी थी। लेकिन आप देखिए इसका सदर मुकाम कहां था, ले देकर दिल्ली के आसपास का इलाका था। इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास था, नौजवान थे। इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, आरएसएस और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। मैं उन लोगों में था जो उस वक्त भी ये बात कह रहे थे टेलीविजन पर। उन दिनों तो मैं टेलीविजन पर जाया करता था और उन दिनों भी मैं कहता था कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। और हमसे योगेंद्र यादव जी, आनंद कुमार जी और प्रशांत भूषण जी, इस तरह के जो अच्छे डेमोक्रेट हैं, वो भी नाराज हो जाया करते थे। तो मैं तो उस दौर को भी देखा जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा वो बड़ा जन आंदोलन था, आप बताइए। तो अगर उसको आप जन आंदोलन मानते हैं तो किसान आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसान शामिल है, इसमें मजदूर शामिल है, इसमें नौजवान शामिल है, इसमें महिलाएं शामिल हैं, इसमें अलग अलग धाराओं के लोग शामिल हैं। अब आप कल्पना कीजिए, आज मेधा पाटकर को मैं वहां सुन रहा था, इसी तरह से वामपंथी इसमें शामिल हैं, दक्षिणपंथी भी इसमें कई लोग हैं जो शामिल हैं। दक्षिणपंथी का मतलब सिर्फ आरएसएस बीजेपी नहीं होता, दक्षिणपंथी पॉजिटिव धाराएं भी हैं। वो दक्षिणपंथ होते हुए भी बहुत अच्छा, अब दुनिया के कई मुल्कों में दक्षिणपंथी सरकारें हैं लेकिन वो वेलफेयर स्टेट चलाती हैं। ठीक उसी तरह से भारत को भी एक ईमानदार, सक्षम और कारपोरेट से अलग दक्षिणपंथ चाहिए। तो मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन में वो भी दिखाई देता है। तो किसान आंदोलन को मैं एक व्यापक जन आंदोलन मानता हूं और जेपी मूवमेंट को मैंने नजदीक से देखा है। मैं उसके लिए गिरफ्तार तो नहीं हुआ बचपन में, लेकिन मैं उसका एक थोड़ा सा मुख्य धारा से हटा हुआ एक आंदोलनकारी था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके लिए उस आंदोलन के बहुत सारे नेताओं के लिए पर्चे लेकर और बाथरूम में हम लोग 4 बजे भोर में रखते थे हॉस्टल के, सो दैट कि जब लोग जाए नहाने तो वो देखें। तो हमने उस आंदोलन को भी देखा है कि वो कितना बड़ा जन आंदोलन था। उस जन आंदोलन के पीछे कौन शक्तियां थी, उसके पीछे बड़ा मीडिया भी सपोर्ट में था। एक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा था, पूंजीपतियों का एक बड़ा हिस्सा था। इस आंदोलन के खिलाफ मीडिया पूरी की पूरी तरह है, क्योंकि मौजूदा मीडिया कारपोरेट मीडिया ही नहीं है, बल्कि इस सत्ता द्वारा कब्जा किया गया मीडिया है। ये तथाकथित जो मीडिया भारत का इस समय है, उसके हर दुर्ग पर एक ही तरह का झंडा लहरा रहा है। तो ये सिर्फ कारपोरेट मीडिया नहीं है, मैं नहीं मानता। कारपोरेट मीडिया तो अमेरिका का भी है, लेकिन उसने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी की तैसी कर दी थी। उसने देखा था और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक विपक्ष के रूप में खड़ा हो गया था वहां का मीडिया। इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ का मीडिया कारपोरेट मीडिया है। यहाँ का मीडिया पूरी तरह सत्ता के साथ उसका एक गठबंधन ही नहीं है, उसके कब्जे में है। तो आप इस आंदोलन को, मीडिया का सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप जन आंदोलन कहेगा कौन? हम कैसे कहेंगे? विजय जी कैसे कह पाएंगे? लोग कहेंगे कि मीडिया तो कह नहीं रहा है और मीडिया कहेगा नहीं। तो सोशल मीडिया में अगर आप आवाजें देखिए तो ये आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार अगर सबसे ज्यादा भयभीत किसी से है तो इसी आंदोलन से है, क्योंकि इस आंदोलन पर उसने दमन ढाकर देख लिया, इस आंदोलन के नेताओं को तोड़ने की साजिश रचकर देख लिया, इस आंदोलन के नेताओं को प्रलोभन देखकर देख लिया। तो मैं क्या क्या उनके ऊपर धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये जेपी मूवमेंट के मुकाबले उस तरह का आम सपोर्ट मीडिया में भले न हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे उससे बहुत बड़ा आंदोलन है। आप देखिए ना, जेपी मूवमेंट में जो 2 बड़े इवेंट हुए थे, मैं एक एक को जानता हूं, उसमें पार्टिसिपेशन कितना था लोगों का। एक रैली बहुत बड़ी थी, मान लिया, दूसरी रैली भी बहुत बड़ी थी, लेकिन बाकी में कितने लोग? 300, 600, 900 लोग थे। और क्या देखिए, जेपी मूवमेंट की बहुत बेहतर ढंग की समीक्षा अभी तक नहीं हुई है देश में, जिस तरह से बहुत सारे आंदोलनों की नहीं हुई है। जेपी मूवमेंट किस समय खड़ा हुआ था? छात्रों का आंदोलन को जो टेक ओवर किया था पॉलिटिकल लीडरशिप ने, और जिस समय बहुत सारे सवाल उठाए थे उस समय के रिजीम पर, उस समय बिहार में किसकी सरकार थी? अब्दुल गफूर नाम के एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार थी जो कांग्रेस की हुकूमत के इतिहास में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री था, जो रिक्शे पर चला करता था।
रिक्शे पर चला करता था। मैं ये सब बातें आज नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने चूंकि छेड़ दिया तो मैं बता रहा हूं। तो उसके पीछे बड़ी कहानी थी, और उस आंदोलन को कैसे रामनाथ गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस से लेकर और बहुत सारी जो राइट विंग लॉबी है उसने कैसे कांग्रेस को खत्म करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए पूरा का पूरा उपक्रम किया, और कांग्रेस की मूर्खताओं के कारण उस आंदोलन को बल मिला। कांग्रेस में जो प्रचंड मूर्खता उस समय दिखाई थी, उसने अपने को करेक्ट नहीं किया, अपने को सुधारा नहीं, और उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। इमरजेंसी अपने आप में एक ऐसा कदम था जिसका कोई, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का बाप है। आज इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का बाप है। देश के बड़े अर्थशास्त्री, देश के बड़े समाजशास्त्री, देश के बेहद ईमानदार लोग, अंबेडकर के फूल की मूर्तियों पर फूल माला चढ़ाने वाली है सरकार, अंबेडकर के घर के आदमी को गिरफ्तार करके रखी हुई है कई महीने से, बल्कि साल से 1.5 साल के आसपास हो गया, मैं एग्जैक्ट समय नहीं बता रहा हूं। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े बाकायदा अंबेडकर साहब के विस्तृत खानदान के सदस्य हैं, आप समझिए, एक्सटेंडेड फैमिली के, और वो देश के ही नहीं इंटरनेशनल रिप्यूट के बड़े एक समाजशास्त्री हैं, बड़े लेखक हैं, और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सबको मालूम है कि उनके लैपटॉप में कैसे इंजेक्ट किया गया था कोई मैटर पेगासस की तरह, और सारे के सारे। तो मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन को बहुत हल्के में नहीं लिया जाए। ये आंदोलन अपने कंटेंट में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, और इसका एक इसका एक सौभाग्य है कि इस आंदोलन ने कोई तामझाम नहीं खड़ा किया है, कोई बड़ा नेता अचानक आकर के इसको कब्जा नहीं कर पाया है। ये इस आंदोलन की ताकत है, और मेरा मानना है कि इसको इसी तरह के आंदोलन, इसी तरह के नेतृत्व में इस आंदोलन को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। जैसे ही कोई बड़ा नेता आएगा, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, चाहे किसी भी लेफ्ट पार्टी का, अगर वो चाहेगा कि उसकी अगुवाई में आंदोलन हो, तो फिर हम वही गलतियां रिपीट करेंगे जो हमने दूसरी आजादी और तीसरी आजादी के दौर में की थी, और कुछ भी नहीं बदला। आप देखिए दूसरी आजादी के बाद जेपी मूवमेंट ने किन नेताओं को पैदा किया, उन्होंने कौन सा नया चमत्कार किया, कौन सी नई दुनिया बनाई, क्या उनके मूल्य थे, आप देख लीजिए आज किस हालत में वो है। तो इसलिए मैं किसान आंदोलन को एक नए ढंग का आंदोलन देखता हूं, और इसको इसी रूप में मैं समझता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए। जी विजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? इसी टिप्पणी करना चाहता हूं मैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन जन आंदोलन नहीं है, वो तो बड़ा आंदोलन है। मैं बार बार इस बात पर मैं कह रहा हूं कि ये मैसेज कम्युनिकेट हो कि ये एक बड़ा जन आंदोलन है, और जिसमें अब वो जो बाधाएं हैं उसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं कभी इस लड़ाई को मैं हमेशा कहता हूं कि फाइटर हमेशा जीतता है, तो हमेशा बाधाएं तो रहती हैं, आज नहीं है, इमरजेंसी के वक्त भी बाधाएं थी, अन्ना आंदोलन के वक्त भी बाधाएं थी, सब बाधाएं तो चलती हैं, बाधाओं से जीत के चलते हैं। मैं कह रहा हूँ जन आंदोलन की तरह मैसेज कम्युनिकेट हो। अन्ना आंदोलन अब तक की तीनों जो उर्मिलेश जी ने जिक्र किया, वो सबसे छोटा आंदोलन था मेरे हिसाब से, सबसे कम लोग उसमें शामिल थे, सबसे कम अवधि का आंदोलन था, सबसे कम इश्यूज उसमें थे, लेकिन उसमें एक मैसेज इस तरह से कम्युनिकेट किया गया कि वो जन आंदोलन बन गया और सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं उसमें विजय जी इसका जवाब उर्मिलेश जी ने दे दिया है कि वो कम्युनिकेट करने वाले कौन थे, कौन सा मीडिया था। नहीं इससे कोई फर्क नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना। इसकी जरूरत नहीं, तो आज जरूरत है कि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नहीं विजय जी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ उर्मिलेश जी के, वो बात ठीक कह रहे हैं कि कौन लोग आए थे और उसके नतीजे क्या हुए, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि कोई भी लड़ाई हम बिना पॉलिटिकल उस मूवमेंट पर जाए बिना, पॉलिटिकल लीडरशिप के बिना जीतना बहुत मुश्किल है। वो आजादी की लड़ाई भी गांधी के बाद जब पॉलिटिकल बनी थी तब हुई थी, जेपी के वक्त भी इमरजेंसी में पॉलिटिकल लड़ाई बनी थी, और अन्ना के वक्त भी, चाहे वो राइट विंग के लोग शामिल हो या कोई हो, उन्होंने उसे पॉलिटिकल बेस और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था, तब वो लड़ाई जीती गई थी। इसलिए आंदोलनों को जीतने के लिए ये सत्य धर्म कर्म जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है। लड़ाई जीतना है तो लड़ाई को लड़ाई की तरीके से लड़ना। उर्मिलेश जी नहीं, मैं 2 लाइन केवल कहना चाहता हूं कि मैं पहले कहा उसी को मैं विस्तार देना चाहता हूं कि देखिए विजय जी, ये सच ये है कि अन्ना आंदोलन ने जो भी आंदोलन के नाम पर दिखाया उसके 1000 गुना ज्यादा मीडिया कवरेज उसको मिला, क्योंकि मीडिया उस आंदोलन को एक तरह से फैला रहा था, और इसलिए वो फैला रहा था कि उसके पीछे आरएसएस बीजेपी थी, और बीजेपी आरएसएस ने पूरे मीडिया पर जिस तरह से उसका कब्जा रहा है
ट्रू कारपोरेट, ट्रू बड़े उद्योगपति, ये कोई छुपी बात नहीं है। हम साहस की पत्रकारिता की दयनीयता भी देख चुके हैं हाल के वर्षों में। हाल के दिनों में जो साहस की पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो कितने दयनीय दिखे हैं वो भी हमने देखा है। तो हमारा ये कहना है कि ये आप आश्चर्य करेंगे कि जो साहस की पत्रकारिता के प्रतीक पुरुष थे हाल के दिनों में है, वो कैसे कारपोरेट के लिए जब निजीकरण के रास्ते ये सरकार खोलती है, सारे के सारे मामलों को डिसइन्वेस्ट कर देती है, चाहे वो तेल हो, पेट्रोल हो या कोई हो, तो अचानक उनका जो वेबसाइट है, उनका जो न्यूज पोर्टल है, उसके पक्ष में उतर आता है। कमाल की बात है। तो मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन को मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका मीडिया डेमोक्रेटिक कंट्री का मीडिया नहीं है, वो डेमोक्रेटिक मीडिया नहीं है, वो कारपोरेट मीडिया भी नहीं है, वो बिल्कुल एक ऐसा मीडिया है जो सत्ताधारियों की गिरफ्त में है, और वो किसी कीमत पर इस आंदोलन को हमेशा निगेटिव फोर्स के रूप में दिखाएगा, और वो दिखा रहा है। इसलिए आप कम्युनिकेट अगर करने की बात सोचते हैं इस आंदोलन के मैसेज को, तो उसके लिए नया कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। जी, तो अन्ना आंदोलन के समय दूसरी बातें भी थी, जैसे पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपतियों की लॉबी भी उस आंदोलन के साथ हो गई थी। उसे लग रहा था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सरकार जो हम चाहते हैं वो कर ही नहीं रही है। तो वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाना चाहती थी, जब उसमें निराशा हाथ लगने लगी तो उसने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया, और हम सब जानते हैं कि फिर उसका क्या हुआ। पुष्पेंद्र जी, कुछ प्रश्न विजय जी ने खड़े किए हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें से एक का जवाब ये आप दीजिए कि जो उन्होंने अंत में कहा कि पॉलिटिकल होना पड़ेगा, हालांकि सेमी पॉलिटिकल हो चुका है। आप जब वोट की चोट की बात कर रहे हैं तो साफ है कि आप राजनीति की भी बात कर रहे हैं, राजनीतिक नफा नुकसान की भी बात कर रहे हैं। लेकिन विजय जी कह रहे हैं कि आपको तुरंत राजनीतिक दलों से मिलना चाहिए। क्या राजनीतिक दलों से मिलने में खतरा है किसान आंदोलन को? क्योंकि बीजेपी को तुरंत कहने का मौका मिलेगा, अरे ये तो आ गए ना, इनका एजेंडा यही था कि हमको हटाएं, हमारे खिलाफ, मोदी के खिलाफ है, ये बीजेपी के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग अब इकट्ठे हो गया। क्या ये खतरा है जिसकी वजह से किसान आंदोलन राजनीतिक दलों से दूरी बरत रहा है? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो भी आंदोलन होता है और जिसके खिलाफ होता है, उसका पहला लेवल जो है उसके ऊपर होता है कि राजनीति इससे प्रेरित है, विपक्ष इसका साथ दे रहा है। अरे भैया, विपक्ष का काम है जन सरोकार के मुद्दों को उठाना और उन मुद्दों के साथ खड़ा होना। नहीं तो जो है, आप जैसे सम्मानित पत्रकार ही पूछे कि भाई उस वक्त जब किसान इतनी मुसीबत में थे, कांग्रेसी कहाँ थे और समाजवादी पार्टी वाले कहाँ थे। मेरा व्यक्तिगत मानना इसमें बराबर कंसिस्टेंट ये रहा है कि भाई अगर आपकी लड़ाई है और आपको वो लड़ाई जीतनी है, तो आपको हर उस व्यक्ति का साथ लेना चाहिए जो आपका साथ दे सकता है। जैसे गांव में जब छान उठती है, छान फूस की जो छान होती है, उसमें हर एक व्यक्ति उसमें सपोर्ट करता है और छान को जो है रख दिया जाता है ऊपर टांग करके। तो इसमें भी मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों के साथ किसान मोर्चा की तमाम जो भी 30-40 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लीडरान के साथ एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए कि भाई आप लोग इसमें हमें सीधा सीधा सपोर्ट करिए, और आपको हम अपने मंच पे सीधा ना भी बुलाएं, एक अलग मंच आप बना सकते हैं। वहीं जैसे आज एक मंच था, उसके साथ एक और मंच लगाया जा सकता है कि 5 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जो भी अपना बयान यहाँ देना चाहे भाजपा के अलावा आए और किसानों को संबोधित करे 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए। तो इससे एक नया डायमेंशन इसके अंदर निकल के आ जाएगा कि भाई राजनीतिक दल भी जुड़ गए। और जब राजनीतिक दल का नेता, मान लो इस मुजफ्फरनगर की रैली में आज अखिलेश यादव भी भाषण देते, वहां जो है मायावती का भी भाषण होता या मायावती के किसी प्रतिनिधि का भाषण होता, तो उनके समर्थक भी भारी तादाद में इसमें शामिल हो जाते, ये और बड़ी रैली हो जाती। इसका प्रचार प्रसार करना मीडिया की भी मजबूरी हो जाती, क्योंकि मीडिया कोई 5-7 साल से तो इनके साथ है। ये नई सरकार आई है जब से, उससे पहले भी तो मीडिया के संबंध रहे हैं पुरानी सरकारों से, वहां पर भी तो नेताओं से उनके संबंध रहे हैं। जब वो नेता और वो पार्टियां उसमें शामिल होंगी तो मीडिया की मजबूरी बनती है कि भाई आज क्या है कि ये कुछ भयभीत कर दिया है। जो किसान आंदोलन है, इसको राजनीति हो रही है, राजनीतिक चश्मे से देख करके, या राजनीति ना का लेबल ना हमारे ऊपर लग जाए, ये भयभीत है। इनको बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, इनको खुलेआम कह देना चाहिए भाई राजनीतिक पार्टियों का विपक्ष में जो है कर्तव्य है हमारे साथ खड़ा होना, आप भी खड़े होइए,
आप हमें संसाधन भी उपलब्ध कराइए, आप अपने लोग भी भेजिए, और आपको भी 5-5, 10-10 मिनट का मौका अपनी बात रखने का मिलेगा। फिर देखना इसमें क्या नया धार आती है, नया एक जो है कलेवर और तेवर निकल के आता है। तो मेरा मानना है कि इसको राजनीति का इस तरीके से, राजनीतिक पार्टी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप राजनीतिक पार्टी बेशक ना बनाएं, लेकिन राजनीतिक लोगों का सहयोग आप लें, उनसे मीटिंग करें, उनको अपने मंचों पे बुलाएं, उनके भाषण कराएं, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा ही होगा उससे। जी जी नहीं, मैं 2 लाइन में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं इस आइडिया से पुष्पेंद्र जी की, बहुत अच्छे वो किसान कार्यकर्ता हैं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक जर्नलिस्ट के तौर पे किसान आंदोलन के लोग वो अपनी बात कह सकते हैं क्योंकि वो उनका आंदोलन है, लेकिन एक किसान आंदोलन के एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूं। अरे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इसको किसान राजनीतिक पार्टियों से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसका 2 घाटा है। आज की जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक तौर पे बैंकक्रप्ट हो चुकी है। उनका जो एजेंडा है, उनका जो प्रोग्राम है, और उनकी जो करनी है, यानी कथनी और करनी में इतना फर्क है। अब कोई समाजवाद की बात करता है, कोई बहुजन की बात करता है, कोई क्रांति की बात करता है, कोई गांधी और नेहरू की बात करता है, लेकिन प्रैक्टिस क्या है उन पॉलिटिकल पार्टीज की? दरअसल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के कारण तो भारतीय जनता पार्टी, जो कारपोरेट की पार्टी है, जो बड़े हिंदुत्व की पार्टी है, वो इतनी ताकतवर बनी है। इसलिए मेरा यह मानना है कि किसान आंदोलन को नई पॉलिटिकल कल्चर स्टेब्लिश करना है, न कि पॉलिटिकल पार्टीज का गुलाम बनना है। उनको एक नई पॉलिटिकल कल्चर लेकर इस देश में आना है, अगर उनको मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना है इस मुल्क को। तो जी रुमलेश जी, यहाँ मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ आपकी इसी बातचीत के संदर्भ में कि अगर किसान आंदोलन से ये राजनीतिक दल जुड़ेंगे तो वो भी आंदोलन की संस्कृति का हिस्सा बनेंगे, उनका भी चरित्र बदलेगा। नहीं तो अलग थलग रहेंगे तो वो उसी अपने सोच विचार और करनी कथनी के फर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता किसान आंदोलन से जुड़ना उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी पॉलिसीज को, उनके दर्शन को, रंग ढंग को बदलेगा? मुकेश जी, मैं आपको बताऊं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश की प्रमुख, अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर जो सेंट्रल इंडिया, अरे नॉर्थ इंडिया है, हिंदी स्पीकिंग जो एरिया है, और दूसरे भी जगहों के, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल जो पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं, खासकर जिनके अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी अभी बची है डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेकर, वो इस आंदोलन के बहुत निजी तौर पे संबद्धता उनकी है। मैं आपको बताऊं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसके पार्टिसिपेंट हैं इस आंदोलन के। तो ये मत आप समझिए कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। अगर डिस्कनेक्ट होता तो लोक दल के नेता जयंत चौधरी ये क्यों कहते कि हम फूल वर्षा करना चाहते हैं? आप देखिए, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे लोग हैं जो इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। क्यों? क्योंकि वो किसान सभाओं की अपने अपनी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के सीताराम येचुरी जी या डी राजा जी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आ जाएं। मुझे लगता है कि ये सही फॉर्मेट है डेमोक्रेटिक आंदोलन का। और वो जो आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो किसान आंदोलन के साथ अपनी सहानुभूति न सिर्फ शब्दों में बल्कि वो बकायदे पदार्थ में, बकायदे मटेरियल सपोर्ट में नहीं दे रही हो। आप पता कर लीजिए, मैंने तो जो पंजाब में देखा है कि एवरीबॉडी है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोर्टिंग इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड अकाली दल। तो ये बात नहीं है। इवन आम आदमी पार्टी जो इस देश की सर्वाधिक कंफ्यूज पार्टी है, वो स्वयं उस पार्टी को सपोर्ट, उस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। उसको सपोर्ट करने में कोई ऐतराज नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग मजबूर होंगे सपोर्ट करने को, लेकिन इनको नेता बनाना, इस आंदोलन की हत्या करना होगा। इस आंदोलन से नई संस्कृति राजनीति की पैदा होने दीजिए। ये इन लोगों ने राजनीतिक संस्कृति को नष्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत की। और आरएसएस बीजेपी को मैं दाद देता हूं कि उसने उत्तर प्रदेश के इस मौजूदा चुनाव में अकेली पार्टी है जो इतनी सक्रिय है जीतने के लिए कि उस पर जो अपोजिशन के लोग हैं जो इतने साल से बैठे हैं वो बिल्कुल सुस्त पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनकी क्षमता चुक गई है। तो आरएसएस बीजेपी से ज्यादा प्रोएक्टिव पार्टी और कोई नहीं है, केवल किसान आंदोलन है जो उनको चुनौती दे रहा है। जी, मैं एक अंतिम टिप्पणी के लिए शरद गुप्ता जी के पास आऊंगा। शरद जी, आपने ये पूरी चर्चा सुनी। अब ये
पूरा जो राजनीतिक महाभारत है, वोट पर चोट है, रैलियों का सिलसिला है, आमने सामने की लड़ाई है, योगी हैं, हिंदुत्व है और योगी की अपनी हिंदुत्व वाली छवि है, आक्रामक, मैं तो कहूंगा कि वो तालिबान सरी की छवि है। इसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे, सम अप करेंगे? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मुख्य वजह जो ये आंदोलन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और इसको इसी तरीके से अगर बढ़ाया जाए, खास तौर से अगर राजनीतिक दलों को दूर रखा जाए, क्योंकि अभी से ही आज ही बीजेपी ने कहा कि इसमें तो सारे के सारे अपोजिशन के लोग हैं, ये अपोजिशन स्पॉन्सर्ड, इसमें किसानों से न केवल बीजेपी ने बल्कि मीडिया में भी ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जी। और मैं तो बल्कि आपसे दूसरी चीज कहूंगा कि ये जो मीडिया की बार बार उर्मिलेश जी और सभी लोग बात कर रहे हैं, इस पे आप कभी अलग से चर्चा कीजिए कि हम लोग जो इतनी खुल के बात करते हैं किसानों के बारे में या राजनीतिक दलों के बारे में या दूसरे आंदोलनों के बारे में, ये आखिर मुख्य मीडिया में चर्चा क्यों नहीं होती? आखिर क्यों उसे वो गोदी मीडिया या जो भी बना हुआ है क्यों बना हुआ है ऐसा? तो इसके लिए एक अलग से चर्चा रखिए और उसमें वहां के लोगों को भी बुलाइए कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर आप क्यों खुल के नहीं बोल पाते हैं आप लोग। देखिए, ये तो खुला सत्य है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोग जानते हैं और जनता को भी पता है। अब तो कुछ भी छिपा नहीं है गोदी मीडिया का। देखिए ये कितने अंदर से मिले हुए हैं, सत्ता तंत्र से कितने उसकी गोद में बैठे, गोदी नाम ही आ गया है और इस नाम से ही सब लोग वाकिफ हैं। इसलिए यहाँ कुछ आज मुजफ्फरनगर में बाकायदा नारे लगाए गए और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कहते हैं, जिसे गोदी मीडिया वो कहते हैं, उसके लोगों को, उसके पत्रकारों को घुसने भी नहीं दिया गया, उनको वापस कर दिया गया, उनका घेराव किया गया, नारे लगाए गए। तो ये एक मीडिया पर भी कमेंट है। तो खैर अब वापस उसी पे आते हैं जो आपने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में योगी एक हिंदुत्व के प्रतीक हैं, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव दोबारा हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व के मामले पर आ जाए और अगर ऐसा होता है तो किसान और बाकी सारी चीजें, डेवलपमेंट, सारी चीजें किनारे जाएंगे। डेवलपमेंट तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो कर पाएंगे ऐसा कोशिश है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि हम 2019 के चुनाव में देख चुके हैं कि सपा और बासपा अगर मिलके बीजेपी को नहीं हरा पाए तो एक बार शंका तो होती है कि भाई क्या किसान ऐसे कमजोर अपोजिशन के होते हुए क्या किसान सिर्फ अकेले इस सरकार से लोहा लेके इसे हरा पाएंगे? तो शंका होती है। हालांकि आंदोलन मजबूत है और मुझे लगता है ये और आगे और मजबूत होगा। जी पुष्पेंद्र जी, चूंकि शरद जी ने बात छेड़ दी इसलिए एक छोटी सी टिप्पणी, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे, 1 घंटे से ऊपर हो गया। जी नहीं, ठीक बात कही है इन्होंने भी कि भाई आंदोलन निश्चित रूप से आगे मजबूत भी होगा। और जो उर्मिलेश जी ने बात कही थी, मेरा मानना ये है कि राजनीतिक दलों को इसकी कोई कमांड सौंपने की बात नहीं है, लेकिन उनकी भागीदारी के लिए अगर उनको भी 5, 10, 15 मिनट का एक एक पार्टी को मौका 1 घंटा अलग से दे दिया जाए, किसी भी बड़े आयोजन में, आयोजन हम करें, उसकी रणनीति हम बनाएं, क्या करना है हम देखेंगे, लेकिन उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहे कि ठीक है तुम लोग भी अपनी बात 5-5, 7-7, 10-10 मिनट में रख देना, समर्थन अपना दे देना, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। या ये कह दिया जाए नहीं, इससे पुष्पेंद्र जी इससे बेहतर तो ये है कि आप एक तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक चार्टर बनाएं, एक शर्तनामा बनाएं कि आप ये करेंगे तब हमारे आंदोलन के समर्थक माने जाएंगे और हम आपका भी समर्थन करेंगे। तो वो उसमें ये किसान आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे हैं वो तो शामिल होंगे ही, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें भी आप शामिल कर सकते हैं, तो उनको भी आप अपनी शर्तों से बांध पाएंगे। तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि विश्वसनीय तरीका होगा और वो भी आजमाया जा सकता है। बिल्कुल इस तरह का एक चार्टर बन के और इनको भी शामिल किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। इससे आंदोलन मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। अब एक नेता होता और इन लोगों को बुला लिया गया होता तो एक अलग बात थी। अब यहाँ पर 40 नेता हैं किसान आंदोलन में और विपक्ष में भी 30-40 प्रमुख नेता हैं, सबको सब जगह बुलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सब अपने ही लोग हैं और उससे एक फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी उर्मिलेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप कि मैं वाइंड अप करूं फिर कार्यक्रम को? नहीं, मैं बोल चुका। जी
तो चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मेहमान रुखसत हो चुके हैं। आज थोड़ा लंबा भी चला गया है प्रोग्राम, लेकिन अच्छी चर्चा हुई, सारगर्भित चर्चा हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।